नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, जहां हम आपको ले चलेंगे एक अद्भुत सफर पर, ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर मानव सभ्यताओं की कहानियों तक। उन दिनों में जब यह माना जाता था कि दुनिया केवल कुछ हजार वर्षों तक ही टिकी रहेगी। यह माना जाता था कि पौधों और जानवरों की विभिन्न प्रजातियां निश्चित और अंतिम हैं। वे सभी ठीक उसी तरह बनाई गई थीं जैसे वे आज हैं, प्रत्येक प्रजाति अपने आप में। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने चट्टानों के अभिलेखों की खोज और अध्ययन शुरू किया, इस विश्वास ने इस संदेह को जन्म दिया कि कई प्रजातियां युगों के दौरान धीरे धीरे परिवर्तित और विकसित हुई हैं। और यह फिर से एक ऐसे विश्वास में विस्तारित हो गया जिसे जैविक विकास कहा जाता है। एक ऐसा विश्वास कि पृथ्वी पर जीवन की सभी प्रजातियां, पशु और वनस्पति समान रूप से किसी बहुत ही सरल पैतृक जीवन रूप, किसी लगभग संरचनाहीन जीवित पदार्थ से परिवर्तन की धीमी निरंतर प्रक्रियाओं द्वारा बहुत पीछे तथाकथित एज़ोइक सागरों में उत्पन्न हुई हैं। जैविक विकास का यह प्रश्न पृथ्वी की आयु के प्रश्न की तरह अतीत में बहुत तीखे विवाद का विषय रहा है। एक समय था जब जैविक विकास में विश्वास को अस्पष्ट कारणों से ठोस ईसाई, यहूदी और मुस्लिम सिद्धांतों के साथ असंगत माना जाता था। वह समय बीत चुका है और सबसे रूढ़िवादी कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, यहूदी और मुसलमान विश्वास के लोग अब सभी जीवित चीजों की एक सामान्य उत्पत्ति के इस नए और व्यापक दृष्टिकोण को स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कोई जीवन अचानक उत्पन्न नहीं हुआ। जीवन बढ़ता गया और बढ़ता गया, समय की उन खाइयों के माध्यम से जिन पर कल्पना घूमती है। जीवन अंतर्ज्वारीय कीचड़ में एकमात्र हलचल से स्वतंत्रता, शक्ति और चेतना की ओर बढ़ता रहा है। जीवन व्यक्तियों से बना है। ये व्यक्ति निश्चित चीजें हैं। वे न तो गांठों और द्रव्यमानों की तरह हैं, नहीं निर्जीव पदार्थ के असीम और गतिहीन क्रिस्टल की तरह, और उनके पास दो विशेषताएं हैं जो किसी भी मृत पदार्थ में नहीं हैं। वे अन्य पदार्थों को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं और उन्हें अपना हिस्सा बना सकते हैं, और वे स्वयं को पुनः उत्पन्न करते हैं। वे खाते हैं और प्रजनन करते हैं। वे अन्य व्यक्तियों को जन्म दे सकते हैं, अधिकांशतः अपने जैसे, लेकिन हमेशा खुद से थोड़े अलग भी। एक व्यक्ति और उसकी संतान के बीच एक विशिष्ट और पारिवारिक समानता होती है, और प्रत्येक माता-पिता और उसके द्वारा उत्पन्न प्रत्येक संतान के बीच एक व्यक्तिगत अंतर होता है, और यह हर प्रजाति और जीवन के हर चरण में सत्य है। अब वैज्ञानिक हमें यह समझाने में सक्षम नहीं है कि संतानों को अपने माता-पिता के समान क्यों होना चाहिए और न ही उन्हें उनसे भिन्न क्यों होना चाहिए, लेकिन यह देखते हुए कि संतानें एक साथ समान और भिन्न होती हैं। यह वैज्ञानिक ज्ञान से ज्यादा सामान्य ज्ञान का विषय है कि यदि किसी प्रजाति के रहने की परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो उस प्रजाति में कुछ सहसंबद्ध परिवर्तन होने चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रजाति की किसी भी पीढ़ी में ऐसे कई व्यक्ति होने चाहिए जिनके व्यक्तिगत अंतर उन्हें उन नई परिस्थितियों के लिए बेहतर रूप से अनुकूलित बनाते हैं जिनमें उस प्रजाति को रहना पड़ता है, और ऐसे भी व्यक्ति होने चाहिए जिनके व्यक्तिगत अंतर उनके लिए जीना कठिन बना दें, और कुल मिलाकर पहली पीढ़ी बाद वाली पीढ़ी की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहेगी, अधिक संतानें पैदा करेगी और अधिक प्रजनन करेगी, और इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजातियों का औसत अनुकूल दिशा में बदलेगा। यह प्रक्रिया, जिसे प्राकृतिक चयन कहा जाता है, एक वैज्ञानिक सिद्धांत से ज्यादा प्रजनन और व्यक्तिगत अंतर के तथ्यों से एक आवश्यक निष्कर्ष है। प्रजातियों को बदलने, नष्ट करने और संरक्षित करने वाली कई ताकतें काम कर सकती हैं, जिनके बारे में विज्ञान अभी भी अनभिज्ञ या अनिर्णीत हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति जीवन पर प्राकृतिक चयन की इस प्रक्रिया के प्रभाव को इसके आरंभ से ही नकार सकता है, वह या तो जीवन के प्राथमिक तथ्यों से अनभिज्ञ होगा या सामान्य विचार करने में असमर्थ होगा। कई वैज्ञानिकों ने जीवन की शुरुआत के बारे में अनुमान लगाया है, और उनके अनुमान अक्सर बहुत दिलचस्प होते हैं, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई निश्चित ज्ञान और कोई ठोस अनुमान नहीं है कि जीवन कैसे शुरू हुआ।
लेकिन लगभग सभी वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि यह संभवतः गर्म धूप वाले उथले खारे पानी में कीचड़ या रेत पर शुरू हुआ था और यह समुद्र तटों से होते हुए अंतर्ज्वारीय रेखाओं और खुले पानी तक फैल गया था। वह प्रारंभिक दुनिया तेज ज्वार भाटे और धाराओं वाली दुनिया थी। जीवों का निरंतर विनाश हो रहा होगा, जैसे कि वे समुद्र तटों पर बहकर सूख जाते थे या फिर समुद्र में बहकर हवा और सूरज की पहुंच से बाहर डूब जाते थे। प्रारंभिक परिस्थितियां जड़ पकड़ने और टिके रहने की हर प्रवृत्ति के विकास के लिए अनुकूल थीं और फंसे हुए जीव को तुरंत सूखने से बचाने के लिए एक बाहरी आवरण और आवरण बनाने की हर प्रवृत्ति के लिए भी अनुकूल थीं। शुरुआत से ही स्वाद के प्रति संवेदनशीलता की कोई भी प्रवृत्ति जीव को भोजन की ओर मोड़ देती थी और प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता उसे समुद्र की गहराइयों और गुफाओं के अंधेरे से बाहर निकलने या खतरनाक उथले पानी की अत्यधिक चकाचौंध से बाहर निकलने में मदद करती थी। संभवतः जीवों के शुरुआती खोल और शरीर के कवच सक्रिय शत्रुओं से नहीं, बल्कि सूखने से सुरक्षा प्रदान करते थे। लेकिन दांत और पंजे हमारे सांसारिक इतिहास में बहुत पहले से मौजूद हैं। हम पहले के जल बिच्छुओं के आकार पर गौर कर चुके हैं। लंबे समय तक ऐसे जीव जीवन के सर्वोच्च स्वामी रहे। फिर इन पैलियोजोइक चट्टानों के एक भाग में, जिसे सिलूरियन भाग कहा जाता है, जिसे अब कई भूवैज्ञानिक 500 मिलियन वर्ष पुराना मानते हैं, एक नए प्रकार का प्राणी प्रकट होता है जो आँखों, दांतों और पूरी तरह से अधिक शक्तिशाली तैरने की शक्ति से सुसज्जित है। ये पहले ज्ञात रीढ़धारी जीव, सबसे प्रारंभिक मछलियां और पहली ज्ञात कशेरुकी प्रजातियां थीं। चट्टानों के अगले भाग, डेवोनियन प्रणाली के रूप में जानी जाने वाली चट्टानों में ये मछलियां बहुत बढ़ जाती हैं। ये इतनी प्रचलित हैं कि चट्टानों के अभिलेख के इस काल को मछलियों का युग कहा गया है। एक ऐसे स्वरूप की मछलियां जो अब पृथ्वी से लुप्त हो चुकी हैं और आज की शार्क और स्टर्जन जैसी मछलियां पानी में दौड़ती थीं, हवा में उछलती थीं, समुद्री शैवालों के बीच चरती थीं, एक दूसरे का पीछा करती थीं और उनका शिकार करती थीं और दुनिया के पानी को एक नई जीवंतता प्रदान करती थीं। इनमें से कोई भी हमारे वर्तमान मानकों के हिसाब से बहुत बड़ा नहीं था। उनमें से कुछ ही 2 या 3 फीट से ज्यादा लंबे थे, लेकिन कुछ असाधारण प्रजातियां ऐसी भी थीं जो 20 फीट तक लंबी थीं। भूविज्ञान से हमें इन मछलियों के पूर्वजों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वे अपने पूर्ववर्ती किसी भी रूप से संबंधित हैं। प्राणी विज्ञानियों के पास उनके पूर्वजों के बारे में सबसे दिलचस्प विचार हैं, लेकिन ये विचार वे अपने अभी भी जीवित रिश्तेदारों की प्रजातियों के विकास के अध्ययन से प्राप्त करते हैं और अन्य स्रोतों से यह अनुमान लगाया गया है कि कशेरुकियों के पूर्वज कोमल शरीर वाले और छोटे तैरने वाले जीव थे, जिन्होंने सबसे पहले अपने मुंह के चारों ओर बैंड दांत विकसित करना शुरू किया था। एक स्केट या डके दांत उसके मुंह की छत और तल को ढकते हैं और होंठ से गुजरते हुए चपटे दांत जैसे तराजू में बदल जाते हैं, जो उसके शरीर के अधिकांश हिस्से को घेरे रहते हैं। जैसे जैसे मछलियां भूवैज्ञानिक अभिलेखों में इन दांतों के तराजू को विकसित करती हैं, वे अतीत के छिपे हुए अंधेरे से प्रकाश में तैरती हैं। अभिलेखों में दिखाई देने वाले पहले कशेरुकी जानवर